With more power comes more energy to do more work. Work, एनर्जी और पावर, इन तीनों ही वर्ड्स को हम अक्सर बातों ही बातों में काफी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, लेकिन आज पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 11 फिजिक्स वर्क, एनर्जी, पावर का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो के अंदर और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। सो तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्क, एनर्जी, पावर, ये तीन ऐसे टर्म्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में काफी यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डे टू डे लाइफ में इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है। वर्क मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर फिजिकल एफर्ट या मेंटल एफर्ट इन्वॉल्व हो, जो हम करते हैं टू अचीव अ पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, कल एग्जाम है और हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो क्या करोगे? रात भर जग के बिल्कुल पढ़े जा रहे। तो क्या हम वर्क कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं यार, हम तो पढ़े जा रहे हैं, फालतू थोड़ा ना बैठे हैं, राइट? तो हम मेंटल एफर्ट लगा रहे हैं। तो आमतौर पर डे टू डे लाइफ की डेफिनेशन के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, हम साइकिलिंग कर रहे हैं, वॉकिंग पे जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, प्लेग्राउंड में दौड़ भाग करते हुए, इधर उधर भागते हुए हम खेल रहे हैं। इन सारे एक्टिविटीज में हम क्या कर रहे हैं? फिजिकल एफर्ट लगा रहे हैं, तो मतलब वर्क हो रहा है। अब बारी है एनर्जी की। एनर्जी बोले तो स्ट्रेंथ टू डू वर्क। अब मम्मी लोग कहती है ना कि दूध पियो डेली, उससे ताकत आएगी तो अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, अच्छे से काम कर पाओगे, राइट? तो ये जो हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, काम करने के लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए और उसी स्ट्रेंथ को हम कहते हैं एनर्जी। तीसरा टर्म पावर। पावर मतलब कैपेबिलिटी, कितनी कैपेबिलिटी है आपकी एनर्जी को यूज करने की, एफर्ट लगाने की आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपकी एबिलिटी कितनी है। अब आप समझो कि एक सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर मैं साइकिलिंग कर रही हूं, बिल्कुल धीरे धीरे, हौले हौले, एकदम आराम से, ठीक है। दूसरे सिचुएशन में मैं बिल्कुल तेज साइकिलिंग कर रही हूं, है ना? तो दूसरे वाले केस में जहां पर मैं तेज साइकिलिंग कर रही हूं, उससे क्या दिख रहा है कि आई हैव मोर पावर, मैं अपने एनर्जी को विथ टाइम ज्यादा यूज कर रही हूं, राइट? तो आमतौर पर डे टू डे लाइफ में हम कुछ इसी तरीके से डिफाइन करते हैं वर्क, एनर्जी और पावर को। लेकिन आज हम समझेंगे कि फिजिक्स कैसे डिफाइन करता है वर्क, एनर्जी और पावर को। और बच्चों, इस कहानी की शुरुआत होगी विथ वेक्टर्स। याद है हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, जहां हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हमने नहीं पढ़ा था, राइट? और यही आज हमें पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर हमें वर्क, एनर्जी और पावर समझना है तो, ठीक है। तो आज मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगी एक तरीके का वेक्टर प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्या होता है ये? मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक है, और हमें इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। स्केलर प्रोडक्ट को हम डिनोट कैसे करते हैं? ए डॉट बी, इसीलिए इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि ए डॉट बी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ए के साथ मल्टीप्लाई करो बी का प्रोजेक्शन ऑन ए। मतलब यूं समझो कि बी की परछाई ए पर, मतलब कुछ ऐसा। लेट अस सपोज कि ए और बी के बीच का एंगल है थीटा। मैं कह रही हूं कि यार बी का वो वाला कंपोनेंट जो ए के अलोंग है, यानी कि ये अगर बी है, बी का वो वाला कंपोनेंट जो ए के अलोंग है, वो क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा, राइट? तो यानी कि ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ए इंटू बी कॉस थीटा। सिंपल। आपने कहा नहीं मैम, मुझे ना बी डॉट ए निकालना है। निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बी डॉट ए निकालना है, तब देखो सिचुएशन कैसी है, मीनिंग को समझेंगे पहले।
बी तो मेरा ये है, बी डॉट ए मतलब बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए का प्रोजेक्शन ऑन बी, मतलब ए का इस बी के अलोंग जो कंपोनेंट है। तो अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो ए का बी के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, है ना। तो फिर बी डॉट ए क्या हो गया, बी इंटू ए कॉस थीटा। तो कुल मिला के बच्चों अगर कभी भी आपके पास दिया हुआ है दो वेक्टर्स ए एंड बी और इन दोनों का आपको निकालना है स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, तो क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सिंपल। तो बच्चों अभी तक हमने क्या बेसिक्स चीजें देखी, हमने ये देखा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है ए और बी, जिसमें हम ए को कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और उसी तरह से बी वेक्टर को भी हम लिख सकते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं तो इनके डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी को हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। तो मैथमेटिकली हमने यही सीखा अभी। अब जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की, तो यहां पर हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बाय दिस टाइम आप सबको पता ही है कि ये क्या होता है, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट के केस में भी या फिर स्केलर प्रोडक्ट के केस में भी ये प्रॉपर्टी, ये लॉ जो है ये ट्रू होता है। दैट इज ए डॉट बी और बी डॉट ए, इन दोनों की वैल्यूज जो है ये बराबर होती है, क्योंकि ए डॉट बी बोले तो ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए बोले तो बी ए कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा की वैल्यू आपकी सेम ही आती है। उसी तरीके से जो दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये कहता है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का हो ए डॉट बी प्लस सी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। मतलब एक तरीके से देखो, जैसे ये वाले जो रूल्स हैं ये जिस तरह से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में होता था नॉर्मल में, एरिथमेटिक में, ठीक उसी तरीके से दे आर ट्रू फॉर डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे कुछ स्पेशल केसेस के बारे में। जैसे मान लो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए जब हम ए डॉट ए कर रहे हैं, मतलब सेम वेक्टर के ही हम डॉट प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, तो यार बहुत लॉजिकली सोचो, वेक्टर ए, अगर ये मेरा वेक्टर ए है, मैं वेक्टर ए के साथ वेक्टर ए का ही डॉट प्रोडक्ट निकाल रही हूं, तो वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा, ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा ए इंटू ए कॉस थीटा, है ना। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, अभी हमने मॉड क्यों डाला, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये बताओ कि ये जो कॉस थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए भी ऐसे है, दूसरा वाला ए भी ऐसे ही है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, तो यानी कि ए डॉट ए जो है ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, सबको समझ में आ गई ये बात। अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से, मतलब एक ऑल्टरनेटिव तरीके से भी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो ए डॉट ए है ना, इसको आप वेक्टर के फॉर्म में ब्रेक कर लो, मतलब ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको इसका, चूंकि अब अभी आप स्क्रैच से समझ रहे हो ना स्केलर प्रोडक्ट, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एकदम बेसिक से इसको क्लियर कर लो। तो इट इज लाइक इस पूरे वेक्टर का आप स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हो इस पूरे वेक्टर के साथ। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे एक मजे की चीज। ठीक है, यहां पर क्या होगा, कैसे करते हैं हम मल्टीप्लाई, पहले इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, फिर इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, इसके साथ इसका, ऐसे ऐसे करके करते हैं, ऐसे तो करते हैं हम नॉर्मली मल्टीप्लीकेशन, है ना। ठीक है, अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए वो कुछ यूं है कि जब हम यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं, जैसे मान लो आई कैप डॉट आई कैप, क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा 1। क्यों, आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब दोनों सेम ही यूनिट वेक्टर्स हैं तो बीच का एंगल 0 होगा, तो कॉस थीटा 1 होगा, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा 1, क्योंकि आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो 1 इंटू 1 इज 1। इसी तरीके से जे कैप डॉट जे कैप क्या होगा 1, इसी तरीके से के कैप डॉट के कैप क्या होगा 1। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा, अब देखो इन दो यूनिट वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है 0, तो आई कैप डॉट जे कैप हो जाएगा 0, आई कैप डॉट के कैप हो जाएगा 0। तो बेसिकली जितने भी
दूसरे वाले हैं, चाहे आई जे का डॉट प्रोडक्ट हो या जे के का हो या आई के का हो, सारे हो जाएंगे 0। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी आप यूनिट वेक्टर्स को हैंडल कर रहे हो स्केलर प्रोडक्ट के लिए, तो अगर आई है तो 1 होगा, आई जे है 0 होगा, आई के है 0 होगा, जे है 1 होगा, जे के है 0 होगा। समझ में आ गया? ओके, तो अब अगर आप इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो देखो क्या आएगा। जो आई वाले टर्म है, जैसे कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप तो 1 होगा। उसी तरह इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर, क्योंकि जे कैप डॉट जे कैप तो 1 होगा। उसी तरीके से इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली ए स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, अगर उसके हम कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिखे तो। ठीक है, तो ये बात सबको क्लियर हो गई कि अगर दो सेम वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, उसी वेक्टर का स्क्वायर। ओके, अब चलो एक और स्पेशल केस देखते हैं। तो हमारा दूसरा स्पेशल केस जो है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर कभी भी हमें ऐसा कुछ दिखे कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज दिस मीन, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज 0। इसके क्या मतलब हो सकते हैं, एक मतलब ये हो सकता है कि इनमें से किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही 0 है। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, इसका मतलब है कि वो वेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। लेकिन मैंने बोला नहीं यार, वेक्टर्स तो एग्जिस्ट करते हैं, ए भी एग्जिस्ट करता है, बी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर भी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि ए डॉट बी जो है, ये तो हमें पता है इसका मतलब क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब मैं कह रही हूं ए एग्जिस्ट करता है, बी एग्जिस्ट करता है, यानी कि ए तो 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, तो क्या 0 हो सकता है, ये कॉस थीटा 0 हो सकता है। कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री, तब कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, तो अगर ए डॉट बी हमारे पास 0 दिया हुआ है तो इसका एक मतलब हमारे सामने आता है कि ए और बी जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो चलो देखें कि फिजिक्स कैसे डिफाइन करता है वर्क को। फिजिक्स कहता है वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट शो करना चाहिए, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि भैया वर्क डन हुआ है। मान लो अगर ये कार है, मैंने इस कार पर फोर्स अप्लाई किया यूं, और क्या हुआ, कार अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, इसका मतलब वर्क इज डन। मेरे हाथ में ये बॉल है, मैंने इस पे ये फोर्स लगाया और बॉल ने अपनी पोजीशन चेंज की, इसका मतलब वर्क इज डन। अब दीवार को चाहे मैं कितना भी पुश कर लूं, बट ये दीवार अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है, एंड चूंकि यहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, सो वर्क डन इज 0, हालांकि मैं तो थक चुकी। सो बेसिकली अगर हम इस कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकली देखें तो हम क्या देखते हैं, वर्क डन जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से, इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों ही कैसी क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट है, वो हमें देता है वर्क डन। तो हम क्या कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू F डॉट S या फिर F S cos थीटा, जहां पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों बेस्ड ऑन फिजिक्स का वर्क का डेफिनेशन, अब आप मुझे ये बताओ कि इन सारी एक्टिविटीज करते टाइम क्या मेरा वर्क डन 0 है या फिर नहीं है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले सिचुएशन में लेट्स से कि मैं बहुत पढ़ाई कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत करके मैं पढ़ाई कर रही हूँ, सो व्हाट डू यू से, वर्क डन इज 0, क्योंकि यहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही है। दूसरे सिचुएशन पे मैं मॉर्निंग वॉक पे गई हूं, सो मैं वॉक कर रही हूं, व्हाट डू यू से, यहां तो भाई वर्क डन हो रहा है, क्योंकि जब मैं वॉक कर रही हूं मैं फोर्स लगा रही हूं और मेरी पोजीशन भी चेंज होती जा रही है, सो वर्क डन इज नॉट 0। जब मैं अपनी बच्ची के साथ पार्क में खेल रही हूं, आप बताओ आपको क्या लगता है, वर्क डन इज 0
नॉट जीरो, नॉट जीरो, क्योंकि मेरी पोजीशन एक जगह पर तो है ही नहीं, क्योंकि मैं इधर उधर मूव कर रही हूं, तो मैं फोर्स लगा रही हूं, मेरी डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, तो यहां पर भी वर्क डन इज नॉट जीरो। तो बच्चों अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जहां पर वर्क डन इज जीरो। लेट अस सपोज कि मैं इस भारी से डब्बे को लेकर के खड़ी हूं, वर्क डन क्या होगा? जीरो। वर्क डन काहेगा? क्योंकि यहां पर तो कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही है, तो इसीलिए यहां पर वर्क डन इज जीरो। अगर मैं इस वॉल को पुश करने की कोशिश कर रही हूं, मैं तो कोशिश बहुत कर रही हूं, लेकिन ये वॉल मूव ही नहीं कर रही है, सो द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सो वर्क डन इज जीरो। मैं इस भारी से डब्बे को अपने सर पे ले करके चल रही हूं, अब तो मैं एक जगह खड़ी नहीं हूं, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है, तो इस केस में वर्क डन क्या होगा? अनफॉर्चुनेटली इस केस में भी वर्क डन होगा जीरो, क्योंकि जो फोर्स मैं लगा रही हूं वो ऊपर की तरफ है और मेरी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो आगे की तरफ है। सो बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल है दैट इज अनफॉर्चुनेटली 90 डिग्री, तो cos थीटा is cos 90 which is zero, so therefore work done is zero। वर्क के अंदर भी दो कैटेगरीज होती हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। अब आप सोच रहे होंगे कि अब वर्क में पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या फंडा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पॉजिटिव वर्क हम तब कहते हैं जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो, यानी कि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे कि अगर मैं इस कार की बात करूं तो देखो फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगा रही हूं, इधर, राइट, और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किधर हो रहा है? वो भी इधर ही हो रहा है, तो यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो ये एक एग्जांपल है पॉजिटिव वर्क का। अगर बात करते हैं इस बॉल की जो ऊपर से नीचे गिरा, इसके केस में जो फोर्स है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इसे नीचे की तरफ खींच रहा था और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ ही हो रही थी, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो ये भी एक एग्जांपल है पॉजिटिव वर्क का। अब जाहिर सी बात है कि नेगेटिव वर्क क्या होगा, बताने की जरूरत ही नहीं है, जहां पर फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो क्या सोच सकते हो ऐसा कोई सिचुएशन? बिल्कुल सोच सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होते हैं। टग ऑफ वॉर खेला है कभी? दो पार्टीज होती हैं, दो टीम होती है, एक रस्सी होती है और हम चाहते हैं कि रस्सी को ना हम अपनी तरफ खींच ले, राइट, यही होता है हमारा टारगेट। तो इस केस में मैं भी जो है सारा का सारा फोर्स इधर लगा रही हूं। अब मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट लगा रही हूं यार, डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेरे लिए किधर है? इधर, क्योंकि मैं तो इसे इधर ही खींच रही हूं ना। लेकिन जब मेरी ओपोनेंट पार्टी बहुत स्ट्रांग हो तो मेरा डिस्प्लेसमेंट होते रहता है उधर, तो क्या हुआ यहां पर? मैंने तो फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में पर मेरी डिस्प्लेसमेंट हो गई उस डायरेक्शन में, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क। एक बहुत कॉमन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क इज वॉकिंग, जब हम चलते हैं। बहुत गौर से अगर आप नोटिस करो हम कैसे चलते हैं, अगर जमीन पर फ्रिक्शन ना हो तो क्या हम चल पाएंगे? हम चल ही नहीं पाएंगे। केले के छिलके अगर पड़े होते हैं क्या होता है? फिसल के गिर जाते हैं, राइट? तो वैसा ही कुछ होगा अगर फ्रिक्शन नहीं रहा तो फ्रिक्शन है, इसीलिए फ्रिक्शन क्या करता है? क्या वो हमें चलने में हेल्प करता है? हेल्प तो करता है। जब हम चल रहे होते हैं हम अपने पैरों से ज़मीन को पुश करते हैं, हमारे अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन का फोर्स वर्क करता है और इसी वजह से हम स्लिप पीछे की तरफ नहीं करते हैं। फिर जब हम अपने पैर को आगे रखते हैं फ्रिक्शन की ही वजह से हम आगे की तरफ स्लिप नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये बात तो सही है कि फ्रिक्शन ऑपोजेस मोशन, बट दैट इज़ फॉर गुड, क्योंकि हम स्लिप ना करके चल पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। तो चलो अब वर्क डन को थोड़ा सा ग्राफ के टर्म्स में देखते हैं। तो यहां पर अगर हम लेते हैं एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, जहां पर फोर्स को हम लेते हैं लेट्स से वाई एक्सिस के अलोंग और डिस्प्लेसमेंट को हम लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अगर इस तरीके का हम ग्राफ लेते हैं तो ऐसे ग्राफ से हम कैसे वर्क डन निकाल सकते हैं? तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ग्राफिकली जो है एरिया अंडर द कर्व गिव्स वर्क डन। अब इसमें जो मेन सवाल आता है वो ये आता है हमारे सामने कि एरिया अंडर द कर्व, इसका मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये स्ट्रेट लाइन है तो यही हमारा कर्व है, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व इसका मतलब ही ये होता है कि इसे जो है ना, अगर इस कर्व को आप इस तरीके से इस एक्सिस के साथ ज्वाइन कर दो तो इस कर्व के अंडर जितना एरिया आएगा वो एरिया जो है वो हो जाएगा वर्क डन,
ठीक है, ऐसा क्यों हो जाएगा, चलो समझते हैं। लेट अस सपोज ये जो एरिया, फिलहाल ये जो एग्जांपल मैंने लिया, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एरिया है, सिर्फ ज्योमेट्री के हिसाब से सोचो, ये एरिया क्या है, ये बेसिकली एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल दिख रहा है ना हमें। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। हाइट क्या हो जाएगा, ये वाला, ये वाली इसकी हाइट है। सो मतलब ये जो है, ये हाइट है इसकी, तो हाइट यहाँ पर क्या है, फोर्स है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो डेफिनेशन, अगर हम वर्क के डेफिनेशन की बात करें तो वर्क क्या होता है, एफ डॉट एस, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स एफ एक्स कॉस थीटा। अब आप देखो ये मैच कर जाएगा, एफ एक्स यहां पर भी है, एफ एक्स यहां पर भी है। कॉस थीटा जो है, यहां पर जो थीटा की वैल्यू है, इस थीटा की जब आप वैल्यू निकालोगे, सो दैट कॉस थीटा विल कम आउट टू बी दिस। तो इस तरीके से जब कभी भी आपके पास ग्राफ दिया हुआ हो, तो वो एरिया अंडर द ग्राफ कर्व जो होता है, दैट गिव्स यू वर्क डन। What is the work that must be done to stop a lorry of mass 4000 kg moving at a velocity of 54 km per hour in 2 seconds? ठीक है, क्वेश्चन पे एकदम ध्यान देना है। क्या क्या चीजें दी हुई हैं, मास दिया हुआ है विच इज 4000 kg, और क्या दिया हुआ है, ये कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, हम तो इसको स्टॉप करना चाह रहे हैं, स्टॉप करना चाह रहे हैं मतलब मेरी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो इसको भैया SI यूनिट में चेंज कर लेते हैं, वरना बहुत गलती हो जाती है इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इसे आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो। 54 किलोमीटर से मीटर, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 1 आवर। 1 आवर क्या हो जाएगा, 60 मिनट्स। 1 मिनट इज 60 सेकेंड, दैट मीन्स 1 आवर इज 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये निकल के आ गया हमारा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो ये भी हो गया। और क्या दिया हुआ है, हमें कितनी देर में रोकना है इसे, 2 सेकेंड्स में, यानी कि टाइम की वैल्यू दी हुई है 2 सेकेंड्स। तो ये मेरे सारे गिवन वैल्यूज हैं। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है वर्क डन। ठीक है, अब वर्क डन निकालने के लिए मुझे 2 चीजें चाहिए होती हैं। एक तो चाहिए होता है फोर्स और दूसरा चाहिए होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिलहाल मेरे पास ना तो फोर्स डायरेक्टली दिया हुआ है और ना ही डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन से, बट भैया एक्सेलरेशन भी तो नहीं है, बट एक्सेलरेशन तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन का यूज करेंगे। v इज इक्वल टू u प्लस AT। अब इसमें देखो v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, बस बन गई बात। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। चलो फटाफट निकालते हैं, 0 माइनस 15 बाई 2, तो ये हो गया माइनस 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो है धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है, राइट, तभी तो वो 0 तक जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब निकालते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दिया हुआ है 4000 kg इंटू एक्सेलरेशन क्या है 7.5। अब यहाँ पर हम नेगेटिव साइन को इग्नोर मार सकते हैं, क्योंकि हम तो फोर्स के मैग्नीट्यूड से हमें लेना देना है। तो ये निकल के आ जाता है 3 1 2 3 4 जीरोस, 30,000 न्यूटन। फोर्स निकाल लिया, चल यार एक काम तो हुआ, फोर्स तो आ गया हमारे पास। अब क्या बचा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं, वही इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें क्या पता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। इसमें v पता है, u पता है, a भी निकाल लिया है हमने, तो s आराम से निकल जाएगा, है ना। तो फिर s क्या हो जाएगा, s हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो v स्क्वायर हो गया 0, u स्क्वायर हो जाएगा 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7.5। तो ये निकल के आ जाएगा 15 मीटर। तो हमने s भी निकाल लिया, तो अब तो s भी आ गया, f भी आ गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पर जो है, जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो इसीलिए एज सच हमारे पास थीटा की कोई वैल्यू है नहीं। सो दिस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 इन दिस केस, है ना। तो इस केस में क्या हो गया, f इंटू एस, तो f की वैल्यू है 30,000 और s की वैल्यू है 15।
तो ये हो गया 450,000 जूल्स। इसे अगर हम किलो जूल में लिखना चाहें सो दिस इज 450 किलो जूल। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ये काइनेटिक, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड ही रिलेटेड है मोशन से। सो द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है ना, तो उसके मूवमेंट की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। इसे हम जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल K से, और इसे हम निकालते कैसे हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं मैथमेटिकली? इसे हम निकालते हैं ½ mv²। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv²। आप बताओ मुझे ऐसा यूनिट क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का? सिंपल यार, एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। सो काइनेटिक एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल। अब जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो इसका एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन दिमाग में आ जाता है, एंड दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम सभी को पता है, हाइड्रो बोले तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम वाटर इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में हम एग्जैक्टली करते क्या है? अगर आपने कभी कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देखा हो या नहीं भी देखा हो, एटलीस्ट किताबों में फोटोज देखी होंगी, राइट? तो वहां पर क्या होता है, हम वाटर के, फ्लोइंग वाटर की जो एनर्जी है, अब वाटर जो बह रही है, चूंकि वो बह रही है, उसमें मोशन है, तो उसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो वाटर की उस काइनेटिक एनर्जी को हम यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब आप पूछोगे कि वाटर की एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? तो इसी के लिए सबसे पहले तो हम डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखा होगा, पानी को जो है हम एक हाइट पे ले जाते हैं ताकि जब वहां से पानी गिरे तो उनके अंदर क्या हो, वो काफी तेजी से गिरे, तो उनके अंदर काफी ज्यादा वेलोसिटी हो, काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो। और वाटर के इस एनर्जी को हम यूज करते हैं टरबाइन्स को रोटेट कराने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो टरबाइन्स हैं, ये फ्लोइंग वाटर के काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। फिर जनरेटर जो है वो कन्वर्ट करता है इस मैकेनिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि यार बहते हुए पानी के एनर्जी से हम टरबाइन्स को कैसे घुमा सकते हैं, राइट? शायद ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा। देखना है एक डेमो? चलो एक घरेलू डेमो देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। तो सवाल ये था कि यार बहते हुए पानी से टरबाइन मूव कैसे करेगा, राइट? तो हमने क्या किया, हमने बना लिया एक घरेलू टरबाइन। दिख रहा है आपको जो हमने बनाया है? इसको हमने बनाया है ये प्लास्टिक के स्पून से, और यहाँ ले लिया है एक ऐसे ही प्लास्टिक का डब्बा, जिसके अंदर इस पूरे सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए इसके अंदर हमने ले लिया है एक प्लास्टिक बॉटल का ढक्कन। ठीक है, और फिर अब इसे हम इस स्टैंड पे फिक्स कर देते हैं। और हमारा स्टैंड तो आपको पता ही है, बिटिया के खिलौने से ही बनते हैं, है कि नहीं? तो अब मैं क्या दिखाऊंगी, अब मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से जब फ्लोइंग वाटर इसके ऊपर गिरता है तो ये क्या करता है। ये बहता हुआ पानी जो है इस टरबाइन के ब्लेड्स को देखो किस तरीके से इनके ऊपर फोर्स डालता है, इनको पुश करता है, एंड एज अ रिजल्ट द टरबाइन रोटेट्स। तो हो क्या रहा है बच्चों, पानी का जो काइनेटिक एनर्जी था वो इस टरबाइन के ब्लेड्स को क्या मस्त घुमा रहा है ना? और इसी तरीके से वाटर की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में, जो कि फर्दर जनरेटर कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वर्क क्या होता है ये देख लिया हमने, एनर्जी क्या होती है ये भी देख लिया हमने। अब टाइम है इन दोनों के बीच के रिलेशन को देखने का, राइट? और यहीं पर हम सीखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब एक फोर्स लगता है तो वो फोर्स कुछ वर्क करता है उसके ऊपर, राइट? सो वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर मैं इसे मैथमेटिकली कहूं, सो वर्क डन W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दैट्स इट, इतनी सी बात थी। अब तक हम वर्क डन के बारे में जो भी बातें कर रहे थे वहां पर हम ये मान के चल रहे थे कि जो फोर्स है वो एक कांस्टेंट फोर्स है, मतलब एक इतने न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है जो डिस्प्लेसमेंट कॉज कर रहा है, और हम वर्क डन निकाल रहे हैं बड़े आराम से, है ना? लेकिन रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में हम जनरली एक्सपीरियंस करते हैं जो फोर्स वो होता है वेरिएबल फोर्स, राइट? यानी कि एक कांस्टेंट फोर्स नहीं होता है, वेरिएबल फोर्स होता है, राइट? जैसे कि इस प्लॉट में देखो, ग्राफ में देखो, फोर्स देखो, क्या ये सेम है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स? नहीं, अलग है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे वर्क डन?
वैसे ही निकालेंगे, हमको तो इंटीग्रेशन आती है कि नहीं। तो कैसे निकालेंगे वर्क डन? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर फोर्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स के साथ साथ फोर्स मेरा चेंज हो रहा है, इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक? x1 से x2 तक, मतलब इनिशियल जो x की पोजीशन है से फाइनल पोजीशन तक, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो निकल के आ जाएगा वर्क डन, है कि नहीं। तो ग्राफिकली भी अगर हम देखें तो ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व है, उस कर्व का जो भी एरिया है, जो एरिया अंडर द कर्व है, उसी से हमें मिल जाएगा वर्क डन। हालांकि ये ग्राफिकली वाली बात हम फिर से डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी के बाद अब बारी है पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन और कॉन्फिगरेशन। ठीक है, मतलब नाम ही देखो, पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी, कितना पोटेंशियल है ना। इस तरीके से यूज करते हैं हम इस वर्ड को, कैपेबिलिटी। तो पोटेंशियल का मतलब है, लेट्स से मेरे पास एक बॉल है, ये बॉल है, इस बॉल का मास है m। अब इस बॉल को मैं इस पोजीशन से ऊपर तक लेके जा रही हूं। अब यहां से यहां तक ले जाने के लिए मैं इसके ऊपर कुछ वर्क कर रही हूं, राइट। और यही वर्क डन जो है इस बॉल में स्टोर हो जा रहा है एज पोटेंशियल एनर्जी। तो इस हाइट पर, लेट्स से मैं इसे हाइट h तक लेके गई, तो इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी मैथमेटिकली? mgh, जहां पर m इसका मास है, h मतलब कितनी हाइट पे है ये, और g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वांटिटी की अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, SI यूनिट एनर्जी ही है यार, तो जूल। और अगर डिनोट करने की बात करें तो जनरली जिस तरह काइनेटिक एनर्जी को हम K से डिनोट करते हैं, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी को हम जनरली कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो चलो कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करते हैं जहां पर हमको पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलता है। पोटेंशियल एनर्जी हम एक्सपीरियंस करते हैं। मैंने क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होता है? पोजीशन और कॉन्फिगरेशन। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं पोजीशन का। मेले में तो गए ही होगे, जैसे ये डिज्नीलैंड, वंडरला टाइप की जो जगह होती है जहां पर तरह तरह के झूले होते हैं। कुछ इस तरह के झूले भी होते हैं ना जहां पर आप यूं ऊपर चले जाते हो पहले और उसके बाद धाएं। मैं तो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। हालांकि दूसरों के चक्कर में कई बार चढ़ी हूँ मैं ऐसे झूलों पे। तो होता क्या है कि जब आप बिल्कुल ऐसे टॉप वाले पॉइंट पे होते हो तो बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन क्या होता है आपके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और जैसे ही वहां से नीचे आए क्या होता है? वही पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब दूसरा सिचुएशन बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कोई ऐसा एग्जाम्पल सोचो जहां पर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है। बो एरो देखा होगा, तीर, रामायण महाभारत में तो दिखते ही रहते हैं। और इनफैक्ट लॉकडाउन में तो रामायण महाभारत के पूरे पूरे एपिसोड्स चले भी थे, तो शायद काफ़ी बच्चों ने देखा भी होगा, राइट। तो आपने देखा होगा कि जब भी तीर चलाते हैं ना तो क्या होता है? सबसे पहले तो जो वो बो स्ट्रिंग होती है उसको हम स्ट्रेच करते हैं। वो जो स्ट्रिंग होती है, जो तार होती है ना, उसको यूं स्ट्रेच करते हैं। तो स्ट्रेच्ड पोजीशन में बाय वर्च्यू ऑफ दैट कॉन्फ़िगरेशन इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। और जैसे ही हम रिलीज कर देते हैं क्या होता है? तीर जाती है जूम। सो दैट पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो कुल मिला के मैं फिर से रिपीट करूंगी वही बात कि पोटेंशियल एनर्जी, नाम में ही पोटेंशियल है, ये बताता है बेसिकली द पोटेंशियल फॉर एक्शन, द कैपेसिटी फॉर एक्शन। तो ये एनर्जी स्टोर होती है उस ऑब्जेक्ट के अंदर बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन, और यही एनर्जी वर्क की तरह बाद में दिखती है हम। तो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का जो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये होता है एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ फोर्सेस के लिए जिन्हें हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर होता कुछ यूं है कि जो भी हम वर्क डन करते हैं वो वर्क डन ही उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाता है। और जैसे ही एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स हट जाते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हट जाते हैं, तो क्या होता है? वही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। जैसे कि लेट अस सपोज ये बॉल है, ठीक है। इस बॉल को मैं यहां से हाइट h तक ले जाने के लिए कुछ काम कर रही हूँ, राइट। कुछ तो मेहनत कर रही हूँ मैं इसे यहां से यहां ले जाने के लिए, और यही वर्क डन जो है इसके अंदर स्टोर हो जा रहा है एज पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही मैं इसको रिलीज कर दूंगी यहां से, जैसे ही इसके एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स हट जाएंगे, तो क्या हुआ? वही पोटेंशियल एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब आप पूछोगे कि मुझे कैसे पता कि ये जो काइनेटिक एनर्जी थी इस बॉल की वो वही पोटेंशियल एनर्जी से आया? वैलिड क्वेश्चन। मतलब ठीक है, मैंने मान लिया कि ये ऊपर गया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी था mgh। अब जैसे ही हमने रिलीज किया तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी था,
बट ये काइनेटिक एनर्जी उसी पोटेंशियल एनर्जी से आया, ये कैसे पता चलेगा? अब यार इसे प्रूव करने के लिए तो हमें मैथ्स करना पड़ेगा, चलो करते हैं। तो ये रहा हमारा बॉल जिसको हमने ऊपर से रिलीज किया और ये बॉल जो है ये इंक्रीजिंग स्पीड के साथ नीचे गिरता रहा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जब ये बॉल ऊपर से रिलीज हुआ तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 0 थी, क्योंकि जब हम ऐसे ही ड्रॉप कर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि जस्ट बिफोर ये इस ग्राउंड को टच करता है, टच करने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? दैट इज गिवन बाय v। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब देखो ये बॉल जब गिर रही है तो ये इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं u स्क्वायर प्लस 2g, और ये s क्या है? s इज बेसिकली हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, तो s की जगह लिख सकते हैं हम h, ठीक है। चलो u स्क्वायर की वैल्यू तो 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2gh, यानी कि v स्क्वायर जो है दैट इज 2gh। ये आ गया हमको समझ में। तो चलो अब निकालते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है बॉल की। मतलब जब ये बॉल ग्राउंड को बस टच करने वाला था उस टाइम पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, और v स्क्वायर की वैल्यू तो हमने अभी अभी निकाली है विच इज 2gh। 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? mgh स्क्वायर। यानी कि इस बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी थी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, उस टाइम पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? mgh स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी थी। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि जब ये बॉल यहां पर था थोड़ी देर पहले, तब इसके पास कौन सी एनर्जी थी? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी विच वाज mgh। तो अब बताओ, अब सेटिस्फाइड हो इस लॉजिक से कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी था यही एनर्जी जो है इस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो बच्चों हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है दिस इज ट्रू फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, और पोटेंशियल एनर्जी का भैया फोर्स के साथ, वर्क डन के साथ बहुत ही गहरा रिलेशन है। इनफैक्ट मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड इफ द फोर्स कैन बी रिटन एज, यानी कि अगर हम फोर्स को कुछ इस तरीके से लिखें माइनस dv बाय dx, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिकॉज दिस रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। फिलहाल आप बोलोगे कि हर जगह x क्यों लिख रखा है, तो यहाँ पर जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल मैंने सिर्फ वन डायमेंशन को कंसिडर कर रखा है, ठीक है। अब इस रिलेशन से हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि यानी कि f ऑफ x dx जो है दैट इज इक्वल टू माइनस dv, कह सकते हैं, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स। अब अगर मैं दोनों साइड को कर दूं इंटीग्रेट तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx लेट्स से फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल, दिस विल बी इक्वल टू क्या? ये हो जाएगा, इसको भी मान लो हम v इनिशियल से v फाइनल तक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल माइनस v फाइनल। अब इस रिलेशन को बच्चों देखो थोड़ा ध्यान से, जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, ये क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट क्या होता है? वर्क डन होता है, राइट? वर्क डन होता है ये, तो वर्क डन के साथ भी पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशनशिप निकल के आ गया है कि नहीं? तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी जो है ये फोर्स और वर्क डन से रिलेटेड होता है। तो बच्चों यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब आप सोच रहे होगे मैकेनिकल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, फिर ये मैकेनिकल एनर्जी। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को साथ में हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी सिस्टम में द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट प्रोवाइडेड, यानी कि एक स्टार मार्क लगा हुआ है, प्रोवाइडेड द फोर्स डूइंग द वर्क इज कंजर्वेटिव, यानी कि जो फोर्स उस वर्क को कर रहा है वो फोर्स कैसा फोर्स होना चाहिए? कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए, ठीक है। क्यों मान लोगे आप मेरी बात कि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी भी सिस्टम में? एम ही मान लोगे क्योंकि मैं बोल रही हूँ?
बिल्कुल नहीं। तो हम इसे प्रूव करके देखेंगे। तो हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स लेंगे। पहला एग्जाम्पल लेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे स्प्रिंग फोर्स का, और दोनों केसेस में हम देखेंगे कि किस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी जो है उस सिस्टम का कंजर्व्ड रहता है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस के केस में कैसे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होता है। इसके लिए हमने एक सिचुएशन लिया है कि एक बॉल है जिसका मास m है और इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं एक क्लिफ से जिसकी हाइट है h। मतलब आप यूं समझ लो कि एक टावर सॉर्ट ऑफ चीज है जिसकी हाइट कितनी है, कैपिटल H, और इसके ऊपर से हम इस बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, और इस बॉल का मास कितना है m। तो ये हमारे पास गिवन सिचुएशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर तीन चीजें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस बॉल की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे एट हाइट h, इस बॉल की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे एट हाइट स्मॉल h। अब जैसे ये बॉल गिरेगा तो कभी ना कभी वो इस पॉइंट पर भी पहुंचेगा, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इसकी हाइट कितनी है, स्मॉल h, और ये हमारा ग्राउंड है। सो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा हम निकालेंगे एनर्जी एट द ग्राउंड, ग्राउंड पर कितनी एनर्जी है, तो वहां पर हाइट कितनी हो जाएगी, 0। तो ये तीन चीजें हमें निकालनी है। तो अब आप मुझे बताओ कि एट h, मतलब कि इस पॉइंट पर जब बॉल यहां पर है तब इसकी एनर्जी कितनी होगी, तब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी क्योंकि वहां पर तो बॉल रेस्ट पर ही है। अब बात करते हैं इस वाले पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, वो होगी mg स्मॉल h, ठीक है। और इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी क्योंकि इस दौरान तो बॉल मूव कर रही है। तो लेट अस से इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv1 स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं E नॉट पर, मतलब जब ये ऑलमोस्ट ग्राउंड पे है। अब एकदम ग्राउंड पे चला जाएगा तब तो वो फिर से रेस्ट पे चला जाएगा, बट व्हेन वी से E0 इट मींस मतलब एग्जैक्टली बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो उस टाइम पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी होगी। तो उस टाइम पर इसकी काइनेटिक एनर्जी लेट अस सपोज हाफ mv2 स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर अलग होगी, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं है, अमेजिंग। अब हम कुछ एज्यूम करते हैं। लेट अस एज्यूम, शुरुआत हम एजम्पशन से करते हैं कि जो एनर्जी हाइट h पर है और जो एनर्जी ग्राउंड लेवल पर है, लेट अस सपोज कि ये दोनों बराबर है। देखते हैं ना क्या होता है अगर हम दोनों को बराबर मान लेते हैं। तो क्या होगा, mg कैपिटल H जो है दिस विल बी इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर, m कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, v2 इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh, ठीक है। अब अगर इस एक्सप्रेशन को आप देखो, ये एक्सप्रेशन कैसा दिख रहा है, याद करो काइनेमैटिक्स का इक्वेशन। तो काइनेमैटिक्स का इक्वेशन हुआ करता था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, राइट। जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता था ऊपर से नीचे, जब फ्री फॉल होता था तो ये u स्क्वायर भी गायब हो जाता था। तो क्या होता था, v इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh। अरे यार ये तो उसी फॉर्मेट में है, ये बिल्कुल काइनेमैटिक्स के इक्वेशन के फॉर्मेट में ही है ना। तो यानी कि अगर मेरा EH और E0 को हम इक्वेट कर देते हैं तो हमें जो मिलता है वेलोसिटी की वैल्यू, दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब लेट अस सपोज कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि EH जो है ये किसके बराबर है, E स्मॉल h के, मतलब इस पॉइंट की एनर्जी और इस पॉइंट की एनर्जी बराबर है। अगर ये एज्यूम करते हैं तो क्या मिलेगा, mg कैपिटल H इज इक्वल टू mgh प्लस हाफ mv1 स्क्वायर। इधर से m कॉमन ले लोगे तो ये m सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो v1 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, रूट ओवर 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब इस इक्वेशन को भी अगर गौर से देखो तो ये भी किसके हिसाब से है, दिस इज ऑल्सो सेम एज काइनेमैटिक्स इक्वेशन। ये वाला जो हमारा इक्वेशन था इसी के अकॉर्डेंस ये भी है, v इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh वाले फॉर्मेट में ही है। यहाँ पर h खाली क्या हो गया है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो क्योंकि यहाँ पर ये इतने डिस्टेंस को कवर कर रहा है ड्यूरिंग इट्स जर्नी,
तो उसी फॉर्मेट में है। इसका मतलब है कि अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस बॉल के इस जर्नी के दौरान हम किसी भी 2 पॉइंट की एनर्जी को अगर हम देख रहे हैं, उन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेट करने के बाद हमें जो मिल रहा है सॉल्यूशन, जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। तो यानी कि ये जो हमारे अजम्पशंस थे दे आर करेक्ट। और इसी के साथ हम कहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज प्रूव्ड। तो बच्चों, इस पूरी कहानी से हमें क्या पता लगा कि एट हाइट h, यानी कि इस वाले पॉइंट पर हमारे पास जो एनर्जी थी, हमारे पास तो नहीं, इस बॉल के पास जो एनर्जी थी दैट वाज प्योर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एट हाइट स्मॉल h, यानी कि इस वाले पॉइंट पर जब बॉल यहां पर था, इस टाइम पर बॉल के पास जो एनर्जी थी वो पार्टली पोटेंशियल एनर्जी थी और पार्टली काइनेटिक एनर्जी थी। और इस वाले पॉइंट पर जब बॉल जस्ट ग्राउंड को टच करने ही वाला था, इस वाले पॉइंट पर बॉल के पास जो एनर्जी थी दैट वाज प्योरली काइनेटिक एनर्जी। तो इससे हमें एनर्जी का कन्वर्जन भी दिख रहा है साफ साफ। तो चलो बच्चों, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को समझने के लिए, और दूसरा एग्जाम्पल होगा स्प्रिंग फोर्स का। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है सभी को पता है, जनरली हम इसे डिनोट करते हैं कैपिटल F विद अ सबस्क्रिप्ट S। वो S बताता है कि ये स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स की खास बात ये होती है कि ये फोर्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब समझ लो, अगर ये एक स्प्रिंग है जिसके साथ हमने एक मास अटैच कर रखा है, अगर मैं इस मास को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दूं तो इसके अंदर एक फोर्स एक्ट करने लगेगा जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स, जो चाहेगा कि ये वापस अपने पोजीशन पे आ जाए। तो इसका मतलब है मैं इधर अगर इसे डिस्प्लेस कर रही हूं तो स्प्रिंग फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में। तो अभी अभी हमने क्या सुना कि जो Fs होता है, यानी कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है, ये डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। टू बी मोर प्रिसाइज, अगर हम बात करें हुक्स लॉ की, तो हुक्स लॉ हमें ये बताता है कि ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू -kx। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल तो होता है लेकिन डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पर हम ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं 3 डिफरेंट सिचुएशन के लिए। एक सिचुएशन में हम ये एज्यूम करते हैं कि लेट अस सपोज कि मेरी जो x की वैल्यू है दैट इज 0, Fs की वैल्यू जो है दैट इज 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ मैंने ये डब्बा लगा रखा है, मैं इसके साथ कुछ नहीं कर रही हूँ, ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आराम से बैठा हुआ है। तो मैं कोई फोर्स लगा भी नहीं रही हूँ, इसके अंदर कोई फोर्स लग भी नहीं रहा है। तो मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो Fs की वैल्यू भी 0 है, करेक्ट। तो यहाँ पर लेट्स से कि हमने इस एक्सिस के अबाउट ले लिया है डिस्प्लेसमेंट x और इस एक्सिस के अबाउट हमने ले लिया है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट शो कर रहा है जब x की वैल्यू 0 है तो Fs की वैल्यू भी 0 है। अब हम दूसरा केस लेते हैं जिसमें x की वैल्यू नेगेटिव है और Fs की वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये समझो। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये डब्बा है जो स्प्रिंग से लगा हुआ है, लेट्स से कि मैं ये डब्बा जब इस तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है, क्योंकि स्प्रिंग के साथ लगा हुआ है, अगर आप एक बार खींच के छोड़ दोगे तो ये यूं 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 मूव करता रहेगा, करेक्ट। तो अगर इस डब्बे को हम अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है? जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो किस तरह का फोर्स होता है? वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है। वो कहता है कि यार तू क्यों मूव कर रहा है, मुझे चाहिए नहीं कि तू मूव करे, तू वापस अपने जगह पे जा। तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? देखो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो x जब नेगेटिव है तो Fs क्या है? पॉजिटिव है। अब ग्राफिकली इसको देखो, जब x की वैल्यू देखो इधर नेगेटिव एक्सिस पे जा रही है, Fs की वैल्यू तब पॉजिटिव पे जा रही है, राइट। तो ये वाला जो पोर्शन है मेरा, ये वाला जो लाइन है, दिस इज शोइंग x नेगेटिव लेकिन Fs पॉजिटिव। तो ऐसा सिचुएशन कब आ रहा है? जब मेरा स्प्रिंग जो है वो कॉम्प्रेस हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं केस 3 की। केस 3 में हम कहते हैं कि x पॉजिटिव, यानी कि ये जो मेरा डब्बा है ये क्या कर रहा है?
ये स्ट्रेच हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो x है वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन Fs जो स्प्रिंग फोर्स है उसकी वही मांग है कि तुम चेंज ही क्यों कर रहे हो, तुम वापस अपनी जगह पे आओ, तो इसीलिए जो Fs है वो इस डायरेक्शन में है। तो ये कौन सा सिचुएशन है, जब स्प्रिंग स्ट्रेच्ड हो रहा है। तो अगर इसे हम ग्राफिकली देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि देखो x की वैल्यू पॉजिटिव एक्सिस में जा रही है, तब Fs की वैल्यू जो है वो नेगेटिव एक्सिस पे जा रही है, राइट। इसीलिए हमें ये वाले पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा Fs और डिस्प्लेसमेंट का प्लॉट। अब कैलकुलेट करेंगे हम वर्क डन इन द स्प्रिंग। तो फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन तो समझ में आ गया है ना। तो अब इन्हीं सिचुएशन को लेकर के हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सिचुएशन की जब हमने स्प्रिंग को क्या किया है, स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है। तो जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, जो x होता है, x जो है वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो Fs होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन जो Fs है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ऐसे केस में अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो क्या होगा, s मतलब फॉर स्प्रिंग, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ Fs dx, कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 टू xm। xm मतलब जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसकी हो सकती है, जितने दूर तक ये जा सकता है, दैट इज xm। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स क्या होता है, अभी हुक्स लॉ देखा था, फोर्स क्या होता है, माइनस kx, राइट। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, माइनस k इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू xm। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो x स्क्वायर बाई 2 आएगा, और उसमें ये वैल्यूज डालोगे तो ये आएगा कि माइनस के एक्स एम स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा वर्क डन, ठीक है। अब लेते हैं दूसरा केस, जब स्प्रिंग को हमने कॉम्प्रेस किया, बोले तो स्प्रिंग इस तरफ आ रही है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि यहाँ पर x जो है दैट इज नेगेटिव, लेकिन जो Fs है दैट इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर मैं वर्क डन निकालती हूँ तो क्या हो जाएगा, होगा तो वही लॉजिक Fs dx, ठीक है। बट यहाँ पे कहां से कहां तक हो रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि पहले वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर था और अब वो 0 पर आ रहा है, क्योंकि ये कॉम्प्रेस हो रहा है, राइट। तो ये फर्क हो जाएगा। तो इस केस में जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी लाइक माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम xm टू 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा और जनरलाइज कर देते हैं। अभी तक तो हम क्या देख रहे हैं कि एक बार स्ट्रेच्ड का देखा, एक बार कॉम्प्रेस्ड का देखा, ठीक है। अब मान लो मैं एक जनरल सिचुएशन की बात करती हूँ जहां पर किसी ब्लॉक को हम xi से xf मूव कर रहे हैं, मतलब एक इनिशियल पोजीशन से एक फाइनल पोजीशन तक अगर हम किसी भी ब्लॉक को मूव कर रहे हैं, तो वैसे केस में वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ Fs dx, ठीक है। Fs क्या हो जाएगा, माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ x dx, कहां से कहां तक, x इनिशियल से x फाइनल तक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल, तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स एफ स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स आई स्क्वायर बाई 2। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस के एक्स एफ स्क्वायर बाई 2 प्लस के एक्स आई स्क्वायर बाई 2। सिंपल मैथमेटिक्स, और कुछ भी नहीं किया है। तो ये आ जाएगा मेरा वर्क डन का एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन से, ये एक्सप्रेशन हमने निकाला क्यों, इस एक्सप्रेशन से मुझे क्या पता चल रहा है, तो इस एक्सप्रेशन से मुझे कुछ कुछ बातें पता चल रही हैं जो जरूरी है। जैसे कि पहली बात तो मुझे ये पता चल रही है, अगर कभी भी मैं वर्क डन बाई Fs निकालूं, मतलब स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क डन है एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए, तो क्या होगा, देखो इस एक्सप्रेशन से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जो x इनिशियल होता है वही x फाइनल होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट घूम घाम के वापस उसी वाले पॉइंट पे वापस आता है, राइट। तो यानी कि साइक्लिक प्रोसेस के केस में जो Ws है दैट मीन्स वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू 0। तो ये एक बात हमें पता चली। इसके अलावा हमें क्या पता चला कि ये जो Fs होता है दिस इज पोजीशन डिपेंडेंट, ये पोजीशन पर डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस पोजीशन से किस पोजीशन पर मूव कर रहा है।
दूसरी बात, अगर हम इस Fs की बात करें तो इसके बारे में हमें ये भी पता चला कि ये किस तरह का फोर्स है, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करता है। इसने कौन सा पाथ लिया है उससे इसको कोई मतलब नहीं है। तो चलो अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन केस ऑफ स्प्रिंग। बॉल के केस में तो देखा था कुछ टाइम पहले, अब बारी है किसकी, स्प्रिंग की। और ऊपर से स्प्रिंग के वर्क डन और स्प्रिंग फोर्स वगैरह के बारे में काफी कॉन्सेप्ट हमारे ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, जो इनिशियली x इज इक्वल टू 0 पोजिशन पर है। लेकिन हमने क्या किया, हम तो खुश नहीं है कि वो एक जगह बैठा हुआ है चुपचाप। हमने क्या किया, हमने इसको कर दिया स्ट्रेच कर दिया, मतलब हमने इस बॉक्स को यूं खींच दिया, xm तक ले गए और हमने छोड़ दिया। अब जैसे ही हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये यूं मूव करने लग जाएगा, ठीक है, यही होगा। तो अब चलो बात करते हैं एनर्जी की, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट x पर, एट एनी पॉइंट x, इसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्फिगरेशन ऑफ द स्प्रिंग। और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये इन जनरल किसी भी पॉइंट एक्स पर इसकी मैकेनिकल एनर्जी होगी। एक्स क्या है, जैसे मान लो इसकी जो पोजीशन है, ओरिजिन से जो इसका जितना डिस्प्लेस हो रहा है, दैट इज बेसिकली डिनोटेड बाय एक्स, ठीक है, ओके। अब हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर देखते हैं कि जब x की वैल्यू xm है, xm मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये मैक्सिमम कहां तक गया है, दैट इज xm, तो वहां पर इसका जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स एम स्क्वायर। और वहां उस पॉइंट पर जो है इसका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, क्योंकि ये बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट पर जा चुका है, तो वहां पर जाके ये काइंड ऑफ रेस्ट पे चला जाता है, ठीक है। अब दूसरी तरफ एट x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, जब ये बीच वाले पॉइंट पे वापिस आ रहा है, अगर हमने इसका मोशन को देखा तो इसकी मोशन कैसे हो रही है, देखो यू 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 मूव हो रही है, राइट। तो जब ये x इज इक्वल टू 0 पर आ रहा है, तब हम क्या देख रहे हैं कि इसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। सो कुल मिला के हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि जब x इज इक्वल टू 0 है, इस वाले पोजीशन पर जो स्प्रिंग का स्पीड है वो मैक्सिमम है, इसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम है। चूंकि इसकी स्पीड इस पॉइंट पर मैक्सिमम है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, क्लियर। तो विद दिस लॉजिक हम ये कह सकते हैं, अब देखो हमने जो भी लिखा, इस पॉइंट का मैकेनिकल एनर्जी इतना, इस पॉइंट का मैकेनिकल एनर्जी इतना, तो अब अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो ये दोनों बराबर होने चाहिए आइडियली, राइट। सो वी कैन से कि हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पर ये v क्या है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, इज इक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, सो v मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रूट ओवर k बाई m इंटू एक्स एम। तो इस तरीके से हम स्प्रिंग की वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब बारी है ये देखने की कि इसका जो हम एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं विथ टाइम वो कैसा दिखता है, विथ डिस्प्लेसमेंट वो कैसा दिखेगा। तो लेट अस सपोज y एक्सिस के अबाउट हम लेते हैं टोटल एनर्जी और x एक्सिस के अबाउट हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। सो दिस पॉइंट लेट से कॉरेस्पॉन्ड्स टू x इज इक्वल टू 0। और रैंडमली लेट अस सपोज कि ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू x इज इक्वल टू एक्स एम। यहां पर जो ये 1 2 3 4 लिखा है उसको आप इग्नोर मार सकते हो, ठीक है। तो ऐसा है। अब देखो क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 पर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी, विच मीन्स कि ये वाला जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है ये कौन से एनर्जी का ग्राफ है, ये काइनेटिक एनर्जी का प्लॉट है। तो ये मेरा काइनेटिक एनर्जी का प्लॉट है, ओके। अब देखो x इज इक्वल टू m पर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी, विच मीन्स कि ये वाला जो प्लॉट है ये पोटेंशियल एनर्जी का प्लॉट है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का प्लॉट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं टोटल एनर्जी के प्लॉट की बात करूं, सो बेसिकली दिस इज टोटल एनर्जी, क्योंकि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर टोटल एनर्जी क्या है,
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट डू वी नोटिस कि जो मेरा टोटल एनर्जी है व्हाट इज इट, इट इज बेसिकली कांस्टेंट। और ये प्लॉट भी हमें सीधा सीधा बता रहा है क्या, कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो चलो अब देखते हैं एक प्रॉब्लम यही एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड। अ बॉडी ऑफ मास 20 kg इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट 200 मीटर अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट इट्स टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी बच्चों कैसे निकालते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सही, काइनेटिक एनर्जी उसके वेलोसिटी की वजह से होता है यानी कि हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से होता है यानी कि mgh। ठीक है, अब वैल्यूज डालेंगे। मास की वैल्यू दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है 20 kg। वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया। मास यहाँ पर फिर से 20, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और h की वैल्यू हाइट दी हुई है 200 मीटर। तो बस ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आंसर आ जाएगा 139200 जूल्स। फिर से कह रही हूँ कैलकुलेशंस वगैरह आप खुद से देख लिया करो, हो सकता है कभी कभार मिस्टेक्स हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़े, देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। ये कहता है अ बॉडी ऑफ मास 200 kg इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब मेरे पास एक बॉडी था, कोई ऑब्जेक्ट था जिसका 200 kg मास था, इसको हमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया इस वेलोसिटी से 300 मीटर पर सेकेंड। Assuming that all its kinetic energy is converted into potential energy, मैंने क्या मान लिया, अब इनिशियली इसको थ्रो किया, इसका मास हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, इसको थ्रो किया। हमने कहा कि थ्रो करने के बाद हम मान लेते हैं कि इसकी सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो हमें बताना है कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट रीच करेगा, तो मुझे हाइट की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए सबसे पहले मैं क्या निकाल सकती हूँ, लॉजिकली सोचो, मास पता है, वेलोसिटी पता है, तो मैं सबसे पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लूंगी। ठीक है, तो चलो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, हाफ mv²। तो मास दिया हुआ है 200, वेलोसिटी दिया हुआ है 300, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 9 × 10⁻⁶ जूल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि ये सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, विच मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी जो है एट मैक्सिमम हाइट, जो हाइट हमें निकालनी है, उस मैक्सिमम हाइट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते कैसे हैं, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो mgh इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁶। ठीक है, तो फिर हाइट क्या हो जाएगी, 9 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय mg। अब मास हमें पता है, g तो भाई वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो मास कितनी है 200 और g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा 4.6 × 10⁻³ मीटर्स। तो ये हो जाएगी मैक्सिमम हाइट। तो बच्चों हमने पढ़ लिया वर्क, हमने पढ़ लिया एनर्जी, अब बारी है तीसरे कैरेक्टर की यानी कि पावर की। तो पावर क्या होता है, फिजिक्स के टर्म्स में रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ एनर्जी इज पावर। मतलब मैं काम कितनी तेजी से कर रही हूं, दैट इज पावर। तो अब जैसा कि मैं पहले भी बता रही थी कि अगर मान लो मैं साइकिलिंग कर रही हूं बिल्कुल हौले 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 हौले, इसका मतलब टाइम के साथ जो मेरा काम करने का जो रेट है ना वो बहुत ही कम है, तो पावर इज वेरी लेस। लेकिन वहीं अगर मैं बहुत ही तेजी से साइकिलिंग कर रही हूँ, इसका मतलब है कि वर्क जो है वो मैं काफी तेजी से कर रही हूँ विथ टाइम, सो पावर इज हाई। अगर मैं कहती हूँ कि लेट्स से 10 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 10 सेकेंड्स, इसका कहने का एक तरीका ये भी है कि 10 जूल ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन 10 सेकेंड्स। इसीलिए हम कहते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ एनर्जी, जैसे भी कह लो, दैट इज पावर। पावर का यूनिट, पावर का SI यूनिट है वॉट। ठीक है, हालांकि कुछ और यूनिट्स भी हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे कि किलोवाट, जो कि एक बड़ा यूनिट है। सो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻³ वॉट्स। एक और यूनिट काफी जगह यूज किया जाता है एंड दैट इज हॉर्स पावर, जिसे हम डिनोट करते हैं HP से। सो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स।
क्वांटिटी की बात करें तो पावर अगेन इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो चलो अब हम बात करने वाले हैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में। पहले हमने एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इनके बारे में पढ़ रखा है। आज बारी है पावर की। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि अगर हम एवरेज, किसी भी चीज की एवरेज की बात करते हैं, राइट, जैसे यहां पर हम एवरेज पावर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि भैया इतने टाइम में हमने इतना काम किया, सो दैट्स पावर। फॉर एग्जाम्पल पावर, एवरेज पावर को हम P और इसके नीचे सबस्क्रिप्ट डालते हैं AV एंड दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन, मतलब टाइम T में टोटल हमने W वर्क किया। सो W बाई T जो है ये मेरा एवरेज पावर हो गया उस पूरे टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। ओके, इंस्टेंटेनियस, ये जो इंस्टेंटेनियस वर्ड है ये कहां से आया है, इंस्टेंट से, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या पावर है, दैट इज इंस्टेंटेनियस। मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम की हम बात नहीं कर रहे कि इस 10 मिनट में क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं कि इस एग्जैक्टली इस सेकेंड पर, इस एग्जैक्टली टाइम स्टैम्प पर क्या, कितना काम किया। सो दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। तो इसे हम डिनोट करते हैं सिर्फ P से। अगर सिर्फ P है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस पावर। तो इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, dW बाई dt। dW बाई dt क्यों, इसको देखने के लिए हम देखेंगे ग्राफ को। तो लेट अस सपोज ये हमारा ग्राफ है जिसमें x एक्सिस के अबाउट हमने ले लिया है टाइम को और y एक्सिस के अबाउट हमने ले लिया है वर्क डन को, W को ले लिया है y एक्सिस के अबाउट। अब आप देखो क्या होता है, पावर W बाई टाइम टेकन, राइट। अब मैंने बोला कि यार टाइम जब लेट्स से 1 सेकेंड है और टाइम जब 3 सेकेंड है, ये 1 से लेके 3 के बीच तक में जितना वर्क डन हुआ वो कौन बताएगा, W बाई T, मतलब रेट ऑफ वर्क डन, है ना। सो इसका जो स्लोप है वो मुझे क्या दे देगा, एवरेज पावर। लेकिन नहीं, मुझे ये पूरे का नहीं चाहिए, मुझे इस पूरे का, इसका स्लोप कैसे निकालोगे, ये थीटा से, है ना। लेकिन नहीं यार, मुझे ये पूरे का चाहिए नहीं, इतने बड़े टाइम पीरियड का। मुझे चाहिए कि यार इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, मतलब जब टाइम 1 सेकेंड है, इस इंस्टेंट पर एग्जैक्टली यहां पर पावर कितना है, वो कैसे निकालोगे, dW, मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में कुछ थोड़ा सा ही वर्क हुआ होगा, है ना। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, इंस्टेंट ही बहुत छोटा है, करेक्ट। तो चूंकि एक छोटा सा इंस्टेंट है उसमें छोटा सा dW वर्क डन हुआ है, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, dW बाई dt, ठीक है। तो इन एवरेज पावर जैसा कि मैंने बताया इज W बाई T, इंस्टेंटेनियस पावर इज dW बाई dt। तो ये dW जो है ना, दिस बेसिकली मीन्स कि जो एवरेज पावर है उसी की वैल्यू जब T टेंड्स टू 0, मतलब ये जो टाइम का जो इंटरवल था ना, जब एवरेज पावर हम कहते हैं तो हम कहते हैं इस टाइम से इस टाइम तक। अब हम कहते हैं नहीं, इस पर्टिकुलर टाइम पर, मतलब ये जो टाइम का इंटरवल जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 हो जा रहा है, मतलब एक इंस्टेंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो उस एवरेज पावर को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े, हम देखते हैं कि पावर और वेलोसिटी, इन दोनों टर्म्स के बीच में ना एक बड़ा ही मजेदार रिलेशनशिप है और बड़ा ही सिंपल है। पावर की डेफिनेशन क्या है, एंड दैट टू इंस्टेंटेनियस पावर एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बीच में। पावर क्या होता है, dW बाई dt। अब dW, ये जो छोटा सा वर्क डन है, उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो कुल मिला के हम पावर को वापस से क्या लिख सकते हैं, FdR बाई dt। अब dr बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर विथ टाइम, दैट इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, f इंटू v, विच इज, जहां पर v क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या रिलेशन आ गया, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब बारी है एक प्रॉब्लम की। तो सवाल कहता है कि अ क्रेन विथ 10 किलोवाट इंजन लिफ्ट्स अ लोड एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर मिनट, व्हाट इज द मास ऑफ द लोड। ठीक है, किलोवाट इंजन है, किलोवाट बोले तो दिया हुआ क्या है, पावर ऑफ द इंजन विच इज 10 किलोवाट। SI यूनिट में आप कन्वर्ट करना चाहो तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, इट विल बी 10 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट्स। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, 60 मीटर पर मिनट। चलो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 1 मिनट इज 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड।
व्हाट इज द मास ऑफ द लोड, मुझे मास की वैल्यू निकालनी है। एज्यूम 100% एफिशिएंसी फॉर द क्रेन्स इंजन। ठीक है, अब देखो पावर क्या होता है, हमें पता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, वर्क डन क्या होगा, यहां पर क्या वर्क डन होगा, ये जो क्रेन है ये लोड को लिफ्ट कर रहा है ऊपर, यानी कि जो इसका वर्क डन है दैट इज बेसिकली स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसे हम नीचे से ऊपर उठा रहे हैं, है ना। सो वर्क डन इन दिस केस विल बी mgh डिवाइडेड बाई t। ठीक है, अब मास तो हमको पता नहीं है, g की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट, कितनी हाइट तक हम इसको उठा रहे हैं, ध्यान से देखो, क्या हमें वो पता है, यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर वेलोसिटी दी हुई है, करेक्ट। वेलोसिटी क्या कह रहा है कि हम इसे 60 मीटर चढ़ा रहे हैं 1 मिनट में, करेक्ट। सो 60 मीटर इज कवर्ड इन 1 मिनट, दैट मीन्स इन 60 सेकेंड्स, राइट। तो इसका मतलब 60 मीटर जो है वो क्या है मेरा, वो मेरा हाइट है जहां तक हम उसको लिफ्ट कर रहे हैं इन 60 सेकेंड्स, करेक्ट। तो ये जो h अपॉन t है ये क्या है मेरा, कितना हाइट हम चढ़ा रहे हैं पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में, सबको समझ आई। तो ये हो जाएगा m इंटू 9.8 इंटू 1, क्योंकि दैट इज बेसिकली 1 मीटर पर सेकेंड विच इज वेलोसिटी। ठीक है, मतलब कितना हाइट कवर कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, एंड वही तो वेलोसिटी है इस केस में। और पावर की वैल्यू तो खैर दी हुई है 10 इंटू 10 टू द पावर 3। सो दिस डिवाइडेड बाई 9.8 इज इक्वल टू m। तो मास की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1020.4 kg। तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं। अ कार ऑफ मास 3 इंटू 10 टू द पावर 3 kg ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। ठीक है, इसको रेस्ट पे लाया गया, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इज 0। 36 किलोमीटर पर आवर इज इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड इज 100 मीटर्स, ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं और मास भी दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट पावर रिक्वायर्ड टू डू सो। ठीक है, पावर के लिए चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन पता होना चाहिए, टाइम भी पता होना चाहिए। वर्क डन के लिए क्या चाहिए होगा, फोर्स चाहिए होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स के लिए क्या चाहिए होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चाहिए होगा। देखो क्या क्या फॉर्मूले चाहिए होंगे, वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स के लिए क्या चाहिए होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पता है क्या, एक्सेलरेशन भी नहीं पता है। तो चलो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। v पता है, u पता है, s पता है, तो अप्लाई करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। कैसे करना है यार, ये तो मैं नहीं बताऊंगी, ये तो पता ही होगा ना कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो u स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 2as की जगह हम लिखेंगे 100। ठीक है, तो यहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव तो होगा ही एक्सेलरेशन, क्योंकि ये जो कार है ये धीरे धीरे रुक जा रही है, मतलब इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ रिड्यूस हो रही है। तो चलो भैया एक्सेलरेशन तो मिला, तो अब क्या हम निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं बिंदास। चलो फोर्स निकालते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.5, वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। फोर्स भी निकल गया। अब फोर्स निकल गया तो हम वर्क डन भी निकाल सकते हैं, तो चलो निकाले। वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 100 मीटर्स। तो ये निकल के आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स। चलो भाई वर्क डन भी निकल गया। अब पावर निकाल सकते हैं क्या, पावर के लिए यार वर्क डन तो निकाल लिया हमने, लेकिन टाइम का क्या, टाइम तो अभी तक नहीं निकाला, टाइम भी निकाल लेंगे। कैसे, देखो जब v पता है, u पता है, a पता है, तो t तो निकल ही जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई a, तो ये 0 माइनस 10 बाई एक्सेलरेशन हमारा क्या था 0.5, तो ये निकल के आ गया 20 सेकेंड। तो अब हमें टाइम भी मिल गया और वर्क डन तो मिला हुआ ही था। अब निकालते हैं पावर, तो पावर हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स जो कि वर्क डन है, डिवाइडेड बाई 20 सेकेंड्स जो कि टाइम है। तो आंसर आ जाएगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट्स, बोले तो 7.5 किलो वॉट।
आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों ने कैरम कभी ना कभी तो खेला ही होगा, है कि नहीं, जिसमें हम स्ट्राइकर से गोटियों को इधर उधर करते हैं। एग्जैक्टली होता क्या है इसमें हम देखते हैं, ये गोटियां एक दूसरे से स्ट्राइक करती हैं, एक दूसरे के साथ टकराती हैं, एंड दिस इज व्हाट वी एग्जैक्टली गोइंग टू लर्न इन कोलिजन। तो कोलिजन होता क्या है? कोलिजन एक ऐसा आइसोलेटेड इवेंट होता है जिसके अंदर दो मूविंग बॉडीज एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि ये कैरम की गोटियां जो एक दूसरे से टकरा रही हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट्स कोलिजन। तो अभी आगे जब हम कोलिजन को और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो यहां पर हम दो चीजें नोटिस करेंगे। पहली चीज ये कि चाहे किसी भी तरह का कोलिजन हो, सारे कोलिजन में जो लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व्ड रहता है मतलब कोलिजन होने के पहले पूरे सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम था और कोलिजन होने के बाद पूरे सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम था, ये दोनों बराबर होते हैं। लेकिन जैसे ही हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व्ड नहीं रहता है। कुछ केसेस में कंजर्व्ड रहता है, कुछ केसेस में कंजर्व्ड नहीं रहता है। तो इसी बेसिस पर हम कोलिजन को कैटेगराइज कर देते हैं 3 कैटेगरीज में: इलास्टिक कोलिजन, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहता है, यानी कि कोलिजन से पहले जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है और कोलिजन के बाद जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है वो दोनों सेम होते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली होता क्या है इसमें? एग्जैक्टली होता कुछ यूं है कि लेट अस सपोज ये 2 बॉल है, 2 मासेस हैं। एक बॉल आया कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ, दोनों टकराए, कोलिजन हुआ। उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरा बॉल है वो उसी सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करने लगता है, यानी कि नेट देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब आप कैसे याद रखोगे कि इलास्टिक कोलिजन बोले तो कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं है? नाम को देखो, नाम पे फोकस करो। इलास्टिक मतलब कोई भी चीज को अगर हम डिफॉर्म करते हैं तो वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है विदाउट एनी लॉस, दैट इज इलास्टिक। तो अब याद रहेगा इलास्टिक कोलिजन। अमेजिंग, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कंप्लीटली इनइलास्टिक, मतलब यहां पर अगर हम डिफॉर्मेशन करेंगे तो वो हमेशा के लिए डिफॉर्म हो जाएगा, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा ही नहीं। तो कुछ ऐसा ही होता है कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में। मान लो 2 मासेस हैं, ये मासेस आए, टकराए, टकराने के बाद ये दोनों मासेस साथ में कंबाइन होकर मूव करने लगते हैं। तो बेसिकली मेरा पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। पहले तो 2 अलग अलग मासेस मूव कर रहे थे और अब दोनों साथ में मिल करके मूव करने लग गए। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो कंप्लीटली लॉस्ट हो जा रही है, राइट? चलो ये भी सही है। अब तीसरा टाइप विच इज इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, पिछले वाले को मैंने बोला था कंप्लीटली इनइलास्टिक, ठीक है, अब मैं कह रही हूं इनइलास्टिक। इसका मतलब ये इनइलास्टिक तो है बट कंप्लीटली नहीं है। हाँ, बोलने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं दोनों कैटेगरी के बीच में आता है। इलास्टिक और कंप्लीटली इनइलास्टिक के बीचों बीच वाला सिचुएशन है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी का पार्टली लॉस होता है, ठीक है, पार्टली कंजर्व हो रहा है, पार्टली लॉस हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब अगर ये 2 मासेस हैं, लेट्स से दोनों मूव कर रहे थे, दोनों कोलिजन किए, टकराए, टकराने के बाद दोनों कुछ अलग अलग वेलोसिटी से मूव करने लग गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले की काइनेटिक एनर्जी थी एग्जैक्टली उसी काइनेटिक एनर्जी से मूव करने लग गई, नहीं। ऐसा भी नहीं था कि जो पहले की काइनेटिक एनर्जी थी वो कंप्लीटली लॉस्ट हो गई, राइट? तो यहां पर क्या हो रहा है कि कुछ पार्टली काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो रही है, एंड दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिक कोलिजन। कोलिजन को और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए थोड़ा आसान सिनेरियो से शुरुआत करेंगे। तो हम फिलहाल के लिए देखेंगे कोलिजन इन 1 डायमेंशन, यानी कि जितने भी मोशन हो रहे हैं वो सारे एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं। जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं, जो फाइनल वेलोसिटीज हैं, वो सारे अलोंग अ लाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इनिशियल और फाइनल बोले तो इनिशियल मतलब कोलिजन से पहले जो भी हो रहा है, फाइनल बोले तो कोलिजन के बाद जो भी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के कोलिजन को हम कई बार हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं, जहां पर हम 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन से। तो चलो देखें, तो चलो शुरू करें एक कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन का डिस्कशन। ठीक है, तो कोलिजन के डिस्कशन में ना हमेशा हम क्या देखेंगे कि कोलिजन के पहले सिचुएशन क्या था और कोलिजन के बाद सिचुएशन क्या था।
ठीक है। तो लेट अस सपोज कोलिजन से पहले मेरे पास दो मासेस थे m1 और m2। m1 मूव कर रहा था वेलोसिटी से v1, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि m2 जो है वो रेस्ट पे था, तो इसकी वेलोसिटी 0 थी। फाइनल में क्या हुआ, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दोनों मासेस साथ में मूव करने लगते हैं। तो कोलिजन के बाद ये दोनों साथ में मूव करेंगे तो मेरा मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, और इनकी कोई वेलोसिटी होगी लेट्स से v डैश, ठीक है। अब मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से कोलिजन से पहले का जो मोमेंटम है और कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम है वो बराबर होना चाहिए, करेक्ट। यानी कि मोमेंट कोलिजन के पहले क्या था, m1 v1 प्लस m2 इंटू 0 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v डैश, ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, v डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए, m1 v1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कंजर्व नहीं होता है, राइट। तो इसीलिए लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, फाइनल में m क्या है, m1 प्लस m2, और v क्या है, v डैश स्क्वायर, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर, क्योंकि दूसरा वाले का तो v2 0 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो v डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाफ m1 प्लस m2 इंटू v डैश स्क्वायर की जगह हम यहां से ये वैल्यू ले सकते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, m1 v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर। तो ये m1 प्लस m2 और यहाँ से एक m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसे फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, हाफ m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर। तो यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाफ m1 v1 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 माइनस 1, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल कैलकुलेशन चल रहा है। तो यहां से फाइनली मुझे क्या मिला, फाइनली मुझे ये वैल्यू मिली, ठीक है। एंड व्हाट डज दिस शो, ये दिखा रहा है कि k फाइनल माइनस k इनिशियल की जो वैल्यू निकल के आई है दैट इज नेगेटिव। इसका मतलब k फाइनल, kf जो है ये ki से छोटा है, दैट मीन्स k फाइनल इज लेस देन k इनिशियल। तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी उससे कम है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, विच मीन्स कि यहाँ पर इस तरह के कोलिजन में क्या हो रहा है, सम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। तो देखो मैथमेटिकली हमने ये प्रूव कर दिया कि जब कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है वन डायमेंशन में तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो लूज हो रही है। तो चलो अब बात करते हैं हम इलास्टिक कोलिजन की, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले तो ये नोट डाउन करेंगे कि कोलिजन से पहले की सिचुएशन कैसी थी और कोलिजन के बाद की सिचुएशन कैसी थी। लेट अस सपोज इनिशियली हमारे पास दो मासेस थे m1 m2। m1 मूव कर रहा था वेलोसिटी u1 से और m2 जो था वो हमने एज्यूम किया है वो रेस्ट पर था। कोलिजन के बाद क्या हुआ, ये इलास्टिक कोलिजन है, राइट। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर m1 जो है ये v1 वेलोसिटी से मूव करने लगा कोलिजन के बाद, और m2 जो है ये v2 वेलोसिटी से मूव करने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले देखेंगे कि यार मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, कोलिजन के पहले का जो मोमेंटम है दैट इज m1 e1, m2 u2 तो 0 है तो वो 0 हो जाएगा, ये बराबर होने चाहिए कोलिजन के बाद के मोमेंटम से, यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2। तो इसे हम कहते हैं इक्वेशन 1। अब ठीक इसी तरीके से चूंकि यहाँ पर हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का भी कंजर्वेशन होगा। तो काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन के हिसाब से कोलिजन से पहले का जो काइनेटिक एनर्जी है यानी कि हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये किसके बराबर होना चाहिए, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, सारा हाफ हाफ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन 2। अब आपका मेन एजेंडा है इन इक्वेशंस को सॉल्व करना,
अब हमारा टारगेट यही रहेगा कि यार कुछ कुछ टर्म्स कैंसल आउट हो जाए, तभी तो हमारा सिंप्लीफिकेशन इजी होगा। अब आप फोकस करो इक्वेशन 1 पे और इक्वेशन 2 पे। आप नोटिस करोगे कि अगर हम इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं v2 तो क्या होगा, जैसे इसमें v2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो लास्ट वाला टर्म है ना m2 v2 स्क्वायर, ये दोनों में सेम हो जाएगा, तो इनके कैंसिल होने के चांसेस आ जाएंगे। तो चलो 1 में v2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, m1 u1 v2 इज इक्वल टू m1 v1 v2 प्लस m2 v2 स्क्वायर। तो इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 कर देंगे, उससे क्या होगा, ये लास्ट वाला टर्म जो है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो जब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 u1 v2 इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 v1 v2। ठीक है, अब यहां से हम कुछ कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या करें, m1 u1 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, u1 माइनस v2। दूसरी तरफ हमने क्या किया, हमने m1 और v1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, v1 माइनस v2। अब ये m1 और ये m1 कैंसल आउट हो गया। अब ये u1 स्क्वायर माइनस u1 v2 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस v1 v2, ये आ गया। अब स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ कर देते हैं, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 v2 माइनस v1 v2। अब इसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और इस तरफ हम v2 को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा u1 माइनस v1, u1 माइनस v1, u1 माइनस v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर क्या बचा, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2। इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, तो बच्चों कहीं कैलकुलेशन करते करते आप भूल तो नहीं गए हो कि हमारा एजेंडा क्या है। एजेंडा हमारा ये है कि हमें निकालना है कि फाइनल मतलब कोलिजन के बाद इन दोनों मासेस की वेलोसिटीज क्या होंगी, तो हमें बेसिकली v1 और v2 के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है ताकि हमें v1 और v2 की वैल्यूज मिल सके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब फोकस करो इक्वेशन नंबर 4 पे। ठीक है, 4 पे फोकस करो और इक्वेशन नंबर 1 पे फोकस करो। ठीक है, इक्वेशन 1 पे अगर मैं चाहूं तो मैं इस वाले इक्वेशन की वैल्यू इसमें डाल सकती हूँ, करेक्ट, मतलब v2 की ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में अगर डाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे v1 की वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हर इक्वेशन में दो वेरिएबल है। देखो यहाँ v1 भी है, v2 भी है, बट इसके हेल्प से हम v2 को भी v1 के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे v2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 u1 इज इक्वल टू m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u1 प्लस m2 v1। तो अब मुझे यहाँ से v1 की वैल्यू निकालनी है, तो सिर्फ v1 को एक तरफ कर देते हैं, m1 v1 प्लस m2 v1 इज इक्वल टू m1 u1 माइनस m2 u1। तो यहाँ पर v1 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू u1। सो देयरफॉर v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1। तो ये v1 की वैल्यू निकल के आ गई। तो एक बार v1 पता चल गया, फिर तो v2 हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब v2 के लिए हम क्या करेंगे यार, अब ये वाला फिर से वापस इक्वेशन नंबर 4 पे ध्यान दो। अब v1 मुझे मिल गया है, u1 पता ही है, तो u1 प्लस v1 कर देंगे तो मुझे v2 मिल जाएगा। सो बेसिकली v2 क्या हो जाएगा, u1 प्लस u1 इंटू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब इसे तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, और सॉल्व खुद से करो और करके देखो, v2 की वैल्यू आनी चाहिए 2m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस
m2। तो चलो अब इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। क्या होगा अगर ये दोनों मासेस बराबर हो, मतलब व्हाट इफ m1 इज इक्वल टू m2। तो सीधे सीधे दोनों फॉर्मूले में डालकर देखो कि v1 और v2 की वैल्यूज क्या निकल के आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि v1 की वैल्यू निकल के आ रही है 0 और v2 की वैल्यू निकल के आ रही है u1, विच मीन्स कि अगर ये दोनों मासेस बराबर होंगे तो क्या होगा, जो पहला वाला मास था वो रेस्ट पर आ जाएगा कोलिजन के बाद, और जो दूसरा वाला मास था वो पहले वाले मास के इनिशियल वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा। देखते हैं स्पेशल केस नंबर 2। व्हाट इफ कोई एक मास दूसरे मास से बहुत ज्यादा बड़ा हो, एज इन व्हाट इफ m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1। ऐसे केस में क्या होगा, जो मेरा हेवियर मास है वो तो अनडिस्टर्ब्ड रहेगा, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो जैसा था वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो मेरा लाइटर मास था उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जा रही है। मतलब इट इज लाइक एक बड़ा सा मास है, उसके सामने एक छोटू सा बॉल आ रहा है टकरा रहा है और वापस चला जा रहा है। सो समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग। तो कोलिजन सबको काफी क्लियर हो चुका होगा अब तक। तो चलो अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं डिफिकल्टी लेवल। अभी तक हम बात कर रहे थे कोलिजन इन वन डायमेंशन, जहां पर हम एज्यूम कर रहे थे कि भैया सारे वेलोसिटीज इनिशियल फाइनल सब वेलोसिटीज अलोंग द सेम लाइन हो रहे हैं। बट अब हम कहेंगे कोलिजन इन टू डायमेंशन, यानी कि जो वेलोसिटीज है उनके दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट। तो चलो देखें कि अब हमारे कैलकुलेशंस किस तरीके से चेंज होंगे। हालांकि कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, जस्ट दैट कि अब जब हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो एक्स एक्सिस के अबाउट भी कंजर्व करेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट भी कंजर्व करेंगे। तो चलो करके देखें। तो अब तक तो हमने चीजों को सिंपल रखा था क्योंकि हम वन डायमेंशन में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे क्योंकि हम बात करेंगे टू डायमेंशन में। अब देखो टू डायमेंशन में जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के बाद वो कुछ इस तरीके से मूव करते हैं, और जब वो इस तरीके से मूव करते हैं तो होता क्या है, लेट अस सपोज हमारे पास है एक मास m1, दूसरा मास m2, ठीक है। जब m1 और m2 कोलाइड करते हैं फिर दोनों जो है इस तरीके से दो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। लेट अस सपोज m1 इधर चला गया और m2 जो है वो इस तरफ चला गया, सच दैट ये लोग जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से θ1 और θ2 एंगल्स बना के निकल जाते हैं। एंड लेट अस से ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है। तो ये मेरी टू डायमेंशन वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो यहां पर भी हम वही इनिशियल और फाइनल के टर्म्स में बात करेंगे। चलो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद का सिचुएशन क्या था। तो इनिशियली दो मासेस थे m1 और m2। m1 मूव कर रहा था u1 वेलोसिटी से और m2 को हमने मान लिया रेस्ट पे। फाइनल में क्या हुआ, m1 चला गया v1 वेलोसिटी से और m2 चला गया v2 वेलोसिटी से। बट फर्क सिर्फ इतना है कि ये कुछ एंगल्स बना के जा रहे हैं क्योंकि ये टू डायमेंशनल में इनकी मोशन हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करूं तो यहाँ पर हम जो इक्वेशंस लिखेंगे वो एक बार हम एक्स एक्सिस के अबाउट लिखेंगे, एक बार हम वाई एक्सिस के अबाउट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक्सिस इन्वॉल्व है, राइट। ये देखो ये यूं जा रहा है तो मतलब वेलोसिटी का एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में भी है और एक वाई डायरेक्शन में भी है। तो पहले एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, इनिशियली क्या वेलोसिटी थी, इनिशियली m2 की तो वेलोसिटी थी ही नहीं, m1 की वेलोसिटी थी इसी डायरेक्शन में थी u, तो इसीलिए ये हो जाएगा m1 u1, ठीक है। कोलिजन के बाद क्या हुआ, m1 जो है वो v1 वेलोसिटी से मूव किया, दैट इज m1 v1। लेकिन हमको क्या लेना है, हमको तो अभी हम एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, तो हालांकि ये m1 जो है v1 से मूव किया इस डायरेक्शन में, बट एक्स एक्सिस के अबाउट क्या कंपोनेंट हो जाएगा इसका, v1 cos θ1, तो ये हो जाएगा m1 v1 cos θ1। m2 की बात करें तो वो इधर तो v2 से मूव किया, बट इस एक्सिस के अबाउट कितने से मूव किया, v2 cos θ2 से, तो ये हो जाएगा m2 v2 cos θ2। तो ये हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक इसी तरीके से मोमेंटम का कंजर्वेशन वाई एक्सिस के अबाउट भी होगा। कोलिजन से पहले वाई एक्सिस के अबाउट ना तो m1 मूव कर रहा था ना m2, तो इसीलिए इनिशियली क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। लेकिन कोलिजन के बाद देखो ये जो v1 है, इस v1 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, v1 sin θ1। उसी तरह से ये जो v2 है इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, v2 sin θ2, करेक्ट। तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा, y एक्सिस के अबाउट
m1 मास का हो जाएगा m1 v1 साइन थीटा 1, प्लस ना होके माइनस होगा क्योंकि v2 साइन थीटा 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव y एक्सिस के तरफ है, तो ये हो जाएगा माइनस m2 v2 साइन थीटा 2। तो ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। तो देखो जैसे ही 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन पे आ गए हम, तो चीजें जो है उतनी सिंपल नहीं रही, चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो गई। करेक्ट। तो चलो ये तो मान लेते हैं कि हमारे इन इलास्टिक कोलिजन की बात है। अगर हम कभी लेट से इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m1 u1 स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से हम अप्रोच करेंगे जब हम कोलिजन की बात करेंगे इन 2 डायमेंशन। तो चलो प्यारे बच्चों एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं बेस्ड ऑन कोलिजन। अ कार्ट इज मूविंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एट अ वेलोसिटी ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड. It is hit by another cart which is moving in the same direction at a velocity of 150 centimeter per second. After collision, the carts continue to move in the same direction at the same velocity of 100 centimeter per second. Find the ratio of the masses of the carts. कभी भी कोलिजन वाले क्वेश्चन हो तो उसमें बिफोर आफ्टर जरूर लिख लो, कोलिजन से पहले क्या हुआ और कोलिजन के बाद क्या हुआ। तो कोलिजन से पहले हमारे पास 2 कार्ट्स थे जिनके मासेस हमें पता नहीं, m1 m2 मान लेते हैं। m1 की वेलोसिटी कितनी थी, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। m2 की वेलोसिटी कितनी थी, 150 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोलिजन के बाद क्या हुआ, ये किस वेलोसिटी से मूव करने लगे, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सबको समझ आ गया। तो अब हम यहां पर लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन के लॉजिक से पहले का जो टोटल मोमेंटम था यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2, ये किसके बराबर होना चाहिए, कोलिजन के बाद के मोमेंटम के, यानी कि m1 v प्लस m2 v, क्योंकि कोलिजन के बाद m1 भी v से मूव कर रहा था और m2 भी v से मूव कर रहा था, है ना। तो बस वैल्यूज डालते हैं। अब वैल्यूज डालने से पहले चूंकि मुझे निकालना क्या है, यहाँ पर मुझे निकालना है m1 बाई m2, मुझे ये रेशियो निकालना है, राइट। तो इसीलिए आप अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इसी तरीके से अप्रोच करो कि आपको m1 बाई m2 किसी तरह आना चाहिए। ये कैसे आएगा, लेट अस सपोज इस पूरे इक्वेशन को हम m1 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, v1 प्लस m2 बाई m1 इंटू v2 इज इक्वल टू v प्लस m2 बाई m1 v, राइट। अब m2 बाई m1 को एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा m2 बाई m1 इंटू v2 माइनस v इज इक्वल टू v माइनस v1। तो यानी कि हम लिख सकते हैं m2 बाई m1 इज इक्वल टू v माइनस v1 डिवाइडेड बाई v2 माइनस v। ठीक है, अब v की वैल्यू क्या है, 100, v1 की वैल्यू है 50, v2 की वैल्यू है 150 और v की वैल्यू है 100। तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 50 यानी कि 1। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रेशियो ऑफ द मासेस है दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि दोनों कार्ट का मास जो है वो बराबर है। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना ही नहीं, लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल पर चलते हैं फ्री बैचेस फॉर 11th एंड 12th। क्लास 11th के बच्चों के लिए अथर्व बैच मंडे टू फ्राइडे एट 4:30 PM और क्लास 12th के बच्चों के लिए अनंत बैच मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM। अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। तो बच्चा पार्टी, इसी
के साथ हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड तक और मुझे उम्मीद है कि वर्क एनर्जी पावर का ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट डाला था टू मेक द वीडियो इंटरेस्टिंग, टू मेक द वीडियो इंटरैक्टिव फॉर यू। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स हुए हैं क्रिस्टल क्लियर तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर, और मैं आपको जल्दी ही मिलती हूं एक और खतरनाक वन शॉट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।